चलो अभी सुनो। हम लोगों ने सर्कुलर्स चालू किया था। कुछ सर्कुलर अपने हुए थे, एक बार गो थ्रू कर लेते। पहला था सर्विसिंग ऑफ कार। ओके, इसके अंदर दो ऑप्शंस प्रिस्क्राइब किया था गवर्नमेंट ने। एक तो अगर आप लमसम बिलिंग करते हो तो 18% जीएसटी का रेट आएगा, और अगर आप लोग लाइन आइटम वाइज बिलिंग करते हो तो फिर गुड्स के ऊपर गुड्स का रेट और सर्विस चार्ज के ऊपर 18%। सेकेंड वाला देखा था प्रिंटिंग ऑफ बुक, विजिटिंग कार्ड, एनवलप। अगर हम लोग ऑथर है और हम लोगों ने पब्लिशर को कॉपीराइट दिया और पब्लिशर ने अगर बुक छापा तो उस केस में बुक के ऊपर मतलब सर्विसेज का रेट आएगा, क्योंकि उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, क्योंकि वैल्यू पेपर का नहीं कंटेंट का है। और अगर विजिटिंग कार्ड छापा तो गुड्स का रेट आएगा, क्योंकि उसको जो पेपर रहता है मतलब जो कार्डबोर्ड यूज होता है उसका ज़्यादा प्राइसिंग रहता है, नॉट कंटेंट। उसके बाद चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का हम लोगों ने किया। अगर हम लोगों ने पैसा चैरिटेबल एंटिटी को डोनेट किया या तो कोई भी सामान डोनेट किया, ओके, उस पर अगर हम लोगों ने डोनेटेड बाय सो एंड सो लिखा है और अगर उससे पब्लिसिटी नहीं हो रहा है तो जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन उससे अगर पब्लिसिटी हो रहा है तो जीएसटी आएगा। ओके। फिर कैश कॉल्स बाय जॉइंट वेंचर हम लोगों ने किया। अगर को वेंचर ने जॉइंट वेंचर में पैसा जमा किया तो जीएसटी नहीं आएगा, बिकॉज इट इज ट्रांजेक्शन इन मनी एंड मनी इज आउटसाइड द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। ठीक है। और अगर मान के चलो कोई को वेंचर ने असेट इंट्रोड्यूस किया या तो असेट को भाड़े पर दिया जॉइंट वेंचर को, तो जो असेट का रेंट रहेगा उसके ऊपर जीएसटी आएगा। यहां तक समझ में आया पॉइंट? यहां तक हमने किया था। नेक्स्ट सर्कुलर, लिक्विडेटेड डैमेजेस। अच्छा, नहीं समझाएगा ये? नहीं, उस पे नहीं आएगा। प्रॉफिट पे जीएसटी नहीं आएगा। पर वो प्रॉफिट कैसे कमाया? सामान बेच के। तो सामान बेचने पे जीएसटी आएगा। पॉइंट समझा? ओके। नेक्स्ट सर्कुलर, लिक्विडेटेड डैमेजेस। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। अभी लिक्विडेटेड डैमेज का मतलब रहता है पेनल्टी। क्या मीनिंग है इसका? पेनल्टी। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम लोग पेनल्टी क्या रहता है वो समझ में आएगा। समझो एबीसी करके एक एंटिटी है। ओके। इसने एक्स वाई जेड एंटिटी को कहा था कि हम लोग आपको 10 डेज में कुछ कंस्ट्रक्शन करके देंगे। ओके, 10 डेज में कुछ हम लोग कंस्ट्रक्शन करके देंगे। आ रहा है समझ में? और अगर 10 डेज में कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, ओके, लेट हो गया, 11 दिन 12 दिन हो गया, ओके, सो एबीसी विल बी लायबल टू पे पेनल्टी। ओके, एबीसी विल बी लायबल टू पे पेनल्टी। आ रहा है कुछ समझ में? मतलब एबीसी को क्या करना था? सबसे पहला तो एक्स वाई जेड को 10 दिन में कुछ बना के देना था, बराबर है? और अगर उसने नहीं बना के दिया तो एबीसी क्या पे करेगा? पेनल्टी पे करेगा। किसको पेनल्टी पे करेगा? एक्स वाई जेड को। नाउ क्वेश्चन हियर इज, ये पेनल्टी के लिए, ओके, ये पेनल्टी के अमाउंट के लिए who will be treated as supplier and who will be treated as recipient? एबीसी कौन है? एबीसी कौन है? सप्लायर के रिसिपिएंट, दोनों में से रिसिपिएंट। ओके, एबीसी रिसिपिएंट। क्यों रिसिपिएंट लग रहा है तुम लोगों को? टैक्स नहीं, वो पैसा भर रहा है, सिंपल। ओके, जिसके जेब से पैसा जा रहा है वो रिसिपिएंट। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो आंसर इज राइट, एबीसी के जेब से पैसा जा रहा है, सो एबीसी बिकम्स रिसिपिएंट। आ रहा है समझ में? अभी एक्स वाई जेड को पैसा मिल रहा है पेनल्टी का। एक्स वाई जेड ने उसको क्या प्रोवाइड किया कि उसको पेनल्टी का पैसा मिल रहा है? जोर से बोलो। हाँ,
forbearance of an act, very good. Okay, तो XYZ has tolerated non-performance. XYZ has tolerated non-performance of ABC. आ रहा है पॉइंट समझ में? मतलब एबीसी ने काम टाइम पे परफॉर्म नहीं किया, उसके लिए XYZ को पैसा मिल रहा है. सबको समझा पॉइंट? ओके. नाउ क्वेश्चन ओवर हियर इज whether GST should be applicable on this penalty, okay or not. देखो हम लोग जीएसटी लगेगा कि नहीं क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि पेनल्टी कंसिडरेशन है कि नहीं ये हम लोग को डिसाइड कर. अगर ये कंसिडरेशन है तो जीएसटी लगेगा. कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, एकदम सिंपल वर्ड्स में कंसिडरेशन मींस, वेरी गुड, समथिंग इन रिटर्न. अभी यहां पर पेनल्टी किसको मिल रहा है? XYZ को मिल रहा है. ओके, सो वेदर पेनल्टी रिसीव्ड फ्रॉम एबीसी टू XYZ विल बी लायबल टू जीएसटी और नॉट, ये हम लोग का डिस्कशन है. सोच के बोलो क्या लग रहा है. तो टोटल 6-7 केस आएंगे अलग अलग. 6-7 केस अलग अलग आएंगे, बहुत कुछ सीखने मिलेगा. और ये सबसे इंपॉर्टेंट सर्कुलर है. ठीक है, चलो क्या लग रहा है बोलो फटाफट. नहीं आएगा? ओके, नहीं आएगा. ओके, हाँ इधर फर्स्ट आएगा. आएगा, ओके. नहीं मालूम. क्वेश्चन एकदम सिंपल है. पेनल्टी का पैसा मिला, जीएसटी आएगा कि नहीं? दो ही आंसर है, आएगा कि नहीं. हाँ आएगा. आएगा. चलो कितने लोगों को लग रहा है आएगा? ओके, कितने लोगों को लग रहा है नहीं आएगा? ओके फाइन, 50-50. नो, आंसर इज जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल. अभी रीजन समझते हैं, वो रीजन से सीख के नेक्स्ट वाले में अप्लाई करने का. ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो एक से सीख के दूसरे में अप्लाई करना, तभी नया मिस्टेक करने का. ओके, फिर दोनों मिस्टेक से तीसरे में राइट लाने का. अभी राइट लाने का. ओके, फिर वो खत्म ही नहीं होगा ना मिस्टेक्स. चलो सुनो, अब देखो, अभी XYZ को पेनल्टी का पैसा मिल रहा है. क्या XYZ चाहता था कि मैं वो पेनल्टी का पैसा कमाऊं? नहीं चाहता था. क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि उसको काम टाइम पे मिलना चाहिए, वो उसका मेन पर्पस था. ओके, उसका पर्पस ये नहीं था कि पेनल्टी से मैं पैसा कमाऊं. मतलब ये जो कमाई हो रही है ना, ओके, मैं चाह रहा था और कमाया, ऐसा नहीं है. ओके, मैं नहीं चाह रहा था पर मेरे को कमाना पड़ा. क्योंकि अगर मैं मतलब बोलूंगा ना कि पेनल्टी मत लगाओ, तो फिर वो 10 दिन की जगह 20 दिन करेगा. पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर परफॉर्मेंस इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. परफॉर्मेंस इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. समझ में आ रहा है पॉइंट? क्योंकि काम जो है ना वो परफॉर्म होने वाला ही है. ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन के बाद एबीसी से काम नहीं करवाएगा, वो काम होगा. सो देर इज नो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट टूटा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है. देर इज अ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड. एवरीवन गेटिंग द पॉइंट? कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा ही हो रहा है. ठीक है, इंटेंशन ऑफ पार्टी. ओके, इंटेंशन ऑफ पार्टी is not to earn through penalty, not earn through penalty. आ रहा है पॉइंट समझ में? पेनल्टी से कमाने का कोई इच्छा नहीं था ये लोग का, तो पेनल्टी क्यों लगाया? बोलो फटाफट, पेनल्टी क्यों लगाया? पेनल्टी इज लेविड टू एंश्योर, बोलो जल्दी, टू एंश्योर टाइमली कंप्लीशन. नॉट जस्ट कंप्लीशन but timely completion. Everyone getting the point? Okay, therefore penalty is not a consideration. Penalty here is not consideration. आ रहा है सबको समझ में? लॉजिक वगैरह सब क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है पूछो, उसके बाद अगला. ओके, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ जो लोग लेट आए थे उनके लिए.
यहाँ पर क्या हो रहा है, एबीसी ने एक्स वाई जेड को पेनल्टी का पेमेंट किया क्योंकि एबीसी काम टाइम पे नहीं कर पाया। अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन ये कर रहे हैं कि जो एक्स वाई जेड को पैसा मिला, वेदर उस पर जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा। एंड आंसर इज नहीं आएगा, क्योंकि एक्स वाई जेड नहीं चाहता था कि वो पेनल्टी कमाए। तो क्यों कमा रहा है, मना कर देता। बट वो मना कर देता तो 10 दिन से और ज्यादा खींचता उसको, 11-12 दिन से भी और ज्यादा खींचता। इसीलिए एक्स वाई जेड पेनल्टी लगाएगा टू एंश्योर टाइमली कंप्लीशन। हाँ, आवाज नहीं, जोर से बोलो वापस। नहीं, ऐसा नहीं सोच सकते। देखो, जो भी चीजें गुड्स नहीं है वो सब सर्विस है। ओके, इसीलिए सर्विस का डेफिनेशन लोगों ने क्या बोला, एनीथिंग अदर देन गुड्स। नहीं, मनी में नहीं है। देखो, इसके पीछे एक सप्लाई है, अंडरलाइंग सप्लाई है इसके पीछे। जो ये एबीसी है ना, वो कुछ काम कर रहा है ना, और वो काम से लग के पेनल्टी है। मतलब खाली मनी नहीं है इसमें, काम और उस काम से रिलेटेड मनी है। इसीलिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, बोलो। वेरी गुड डाउट्स। बोलो, कोई डाउट है पूछो। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट्स? हाँ। हाँ, करेंगे। आने वाले टाइम में एग्जाम्पल्स आएगा उसके ऊपर। चलो, यहां तक क्लियर हो गया सब लोग को? ओके, सेकंड एग्जाम्पल। कैंसलेशन चार्जेस बाय इंडियन रेलवेज। तुम लोग को मेरे शॉर्ट फॉर्म समझ में आते हैं घर पे? समझते हैं कि नहीं समझते? समझते सब लोग, नहीं समझते? मैं फुल फॉर्म लिखता हूँ फिर। ठीक है। कौन से शॉर्ट फॉर्म नहीं समझे तुम लोग? जेवी तो समझ में आना चाहिए अभी। और क्या शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने? और तो कुछ भी नहीं है, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा। तुम लोग को ऐसा शॉर्ट फॉर्म नहीं समझेगा ना, वो फोटो निकाल के चैट जीपीटी पे डालने का। प्लीज गेस व्हाट इज द फुल फॉर्म। उसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देने का, तो शायद निकाल के भी दे दे, या तो 4-5 ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें से तुम लोग को एक फिर याद कर लेने का। ऐसा भी कर सकते। एक बैच में ऐसा किया था स्टूडेंट ने, उसको आंसर मिला था, क्योंकि उसने बोला कि माय सर वाज टीचिंग दिस, दिस इज द स्क्रीनशॉट, सो व्हाट, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस शॉर्ट फॉर्म। तो उसको आंसर 4-5 ऑप्शन दिया उसने, फिर वो एक ऑप्शन में बोला हाँ ये बराबर है। तो ऐसा थोड़ा दिमाग लगा लो, चलेगा। नहीं, पर मैं फुल फॉर्म लिखता हूँ, सुनो। अभी समझो कि आप लोगों ने टिकट बुक किया, ओके, इंडियन रेलवे से। ठीक है। टिकट का प्राइस हुआ 500 रुपया, और 90 रुपये का जीएसटी हुआ 590। ओके, आपको घूमने जाने का था, तो 590 टोटल आपका बिल हुआ, मतलब टिकट का प्राइस हुआ। अभी लास्ट मोमेंट पे आपको याद आया कि हम लोग नहीं जा पाएंगे, ओके, टिकट कैंसिल करना पड़ेगा, ऐसा याद आया आपको। ठीक है। तो अभी यहां पर इंडियन रेलवेज क्या करेगा, आप लोग को पैसा रिटर्न करेगा, लेकिन पूरा पैसा रिटर्न नहीं करेगा। वो लोग क्या माइनस करेंगे, कैंसिलेशन चार्जेस, कैंसिलेशन फी माइनस करेंगे। समझो 100 रुपया कैंसिलेशन फी माइनस कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन इज, ये लोग और 18 रुपया माइनस करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, ये हम लोग को सीखना है। वेदर दे विल डिडक्ट मोर 18 मतलब 100 के ऊपर जीएसटी आएगा कि नहीं, वो डिस्कशन है। मतलब कैंसिलेशन फीस के ऊपर जीएसटी आएगा कि नहीं। चलो सोच के बताओ। समझा नहीं? नहीं, आईटीसी का बात नहीं है, क्योंकि हम लोग तो अनरजिस्टर्ड है।
ओके, तो आईटीसी का क्वेश्चन अराइज नहीं हो रहा है। हमने 590 पे किया, माइनस 100 रुपया करके आने वाला है, मतलब 490 आने वाला है। क्वेश्चन ओवर हियर इज, क्या और 18 कट होगा कि सिर्फ 490, मतलब डायरेक्ट 100 कट होगा, 490 मिलेगा? होगा कट, ओके। कैंसिलेशन का सर्विस, ओके। उसका सर्विस देने का काम क्या क्या था रेलवेज का? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। हाँ बोलो। कैंसिलेशन चार्ज कमाने के लिए, मतलब क्या रेलवेज चाहता था कि टिकट कैंसिल हो? तो फिर ऐसे कैसे बोल सकते हैं अपन कि कैंसिलेशन चार्ज कमाने के लिए उसने कैंसिल किया? हाँ जोर से हो। ओके ओके। ओके। हाँ उधर बोलो। किधर थे इतने दिन? रोज पूछता था मैं, क्या चालू है, एग्जाम चालू है? हो गया एग्जाम? अभी तक नहीं हुआ? इतना बड़ा कौन सा पेपर है? एग्जाम इंटरनल था बोल रहे थे उधर। अभी वो बोल रहे कि तूने तो मेरे को यही रीजन दिया था बोलने को, अटेंडेंस बढ़ाने के लिए। उसके लिए तो प्रॉक्सी मारने का ना। तो नहीं अलाउड। कौन सा कॉलेज है? एचआर कॉलेज? और कौन है एचआर से? देखो ये तो रोज आता है। अच्छा फर्स्ट ईयर है, आप कौन से ईयर में हो? सेकेंड ईयर में ये हाल होएगा? तब तक इंटर हो जाएगा क्या? पर ऐसा क्यों रूल है, मतलब फर्स्ट ईयर को ऐसा, सेकेंड ईयर को ऐसा? थर्ड ईयर बोलते तो मान सकता था। अच्छा अभी स्ट्रिक्ट हो रहा है अटेंडेंस, ओह। इधर भी स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। बराबर है ना? चलो क्या लग रहा है, जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? चलो किसको लग रहा है जीएसटी आएगा? जीएसटी आएगा वाले। हाँ जीएसटी आएगा वाले। ओके। ओके नहीं आएगा वाले। ओके आंसर इज जीएसटी आएगा। चलो ठीक है। सुनो सुनो, अभी जीएसटी क्यों आ रहा है उसका रीजन समझते हैं। देखो ऊपर वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल में कुछ डिफरेंस है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में एबीसी और एक्सवाइजेड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ, मतलब 10 दिन के बजाय 11 दिन में ही सही, बट एबीसी ने काम करके दिया। ओके मतलब यहां पर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा है, समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके। लेकिन यहां पर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने के लिए ही ये कैंसिलेशन फीस था। मतलब अगर समझो आप लोग ट्रैवल नहीं करते तो ये फीस लगेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करने का ये पैसा है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का पेनल्टी है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं। तो यहां पर ये जो पेनल्टी लग रहा है ये किसके लिए? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेनल्टी इज लेविड, पेनल्टी इज लेविड टू अचीव ऑब्जेक्ट ऑफ सप्लाई, टू अचीव ऑब्जेक्ट ऑफ सप्लाई। समझ में आ रहा है पॉइंट? मतलब क्या आपका काम पूरा होने के लिए पेनल्टी था। मतलब रेलवेज जो है ना वो चाहता था कि आप लोगों ने लास्ट मोमेंट पे टिकट कैंसिल किया, इसीलिए अभी हम लोग कैंसिलेशन चार्जेस से तो कमाएंगे। क्यों ऐसा चाहता था? क्योंकि आपकी वजह से एक टिकट खाली जा रहा है। समझ में आया क्या पॉइंट? अगर समझो आपने लास्ट मोमेंट पे कैंसिल किया और बाद में बुकिंग भी नहीं हुआ, ओके, तो इन लोग का लॉस हो जाएगा। ओके और रेलवेज क्या बोलता है, हम लोग के लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए तो हम लोग को ये लगाना ही पड़ेगा। देयरफॉर रेलवेज इज इंटेंडिंग टू चार्ज पेनल्टी, बिकॉज आपकी वजह से उन लोग का थोड़ा लॉस हुआ है। आ रहा है कुछ समझ में? देयरफॉर दिस कैंसिलेशन चार्जेस वुड बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। ओके कंसिडरेशन है और सप्लाई माना जाएगा। आ रहा है सबको समझ में? बोलो कोई डाउट है पूछो। सबको समझा यहाँ तक? बोलो बोलो। सेम सेम।
उस पे तो आएगा ही जीएसटी। नहीं, उस देखो, दो चीजें। एक तो समझो आपने 5,000 में टिकट खरीदा था, क्वेश्चन क्या, मैं रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन ये पूछा कि अगर फ्लाइट कैंसिल हो गया तो हम लोग नहीं पहुंच पाए, तो हम लोग को ना थोड़ा एक्स्ट्रा पे करके दूसरे फ्लाइट का टिकट देते वो लोग। ओके, तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा कि नहीं? ओके, आंसर इज आएगा। ओके, रीजन क्या है? वो लोग अपने को सेम फ्लाइट का टिकट दे रहे हैं, मतलब जो फ्लाइट हमने खरीदा था, ओके, उससे और एक्स्ट्रा ले रहे हैं। समझो 5,000 रुपया भरा था, और एक्स्ट्रा 2,000 रुपया भरना पड़ेगा, एग्जाम्पल। तो हम लोग को फ्लाइट का जर्नी कितने में पड़ा? 7,000। तो उन लोगों ने 7,000 में हम लोग को ट्रांसपोर्ट सर्विस दिया। सो जीएसटी विल बी ऑन 7,000। समझ में आया पॉइंट? बोलो, कोई डाउट है और पूछो, आस्क। सबको समझ में आ रहा है? हाँ। कौन सा? आईटीसी नहीं हुआ। 18 रुपये जो माइनस किया, वो बेसिकली लायबिलिटी हुआ। हाँ, इंडियन रेलवेज को गवर्नमेंट को पे करना है। देखो, 90 रुपया कलेक्ट किया था हमसे जीएसटी के नाम पे, अब वो 90 रुपया वापस दे रहा है। हाँ, और 18 रुपया ले रहा है। इन शॉर्ट ऐसे समझो उसको। क्लियर है सब लोगों को? बोलो, अभी भी कुछ डाउट है? समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट को 18 देगा, यस, गवर्नमेंट का फायदा हुआ 18 रुपीज। क्योंकि 90 रुपया फायदा नहीं हुआ, 90 मिला, 90 वापस भी कर दिया। सो देर इज नो रेवेन्यू ऑफ 90। रेवेन्यू कितने का हुआ? 18 का, गवर्नमेंट को। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट। ओके, चेक डिसऑनर चार्जेस। ओके, देखो, यहाँ पर ए करके पर्सन है, उसने बी को कुछ सर्विस दिया। ओके, बी ने ए को चेक दिया था। क्या दिया था? चेक। ठीक है। अब ए ने ये चेक को बैंक में डिपॉजिट किया। ओके, एचडीएफसी बैंक फॉर एग्जांपल। अब ये चेक बाउंस हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, एचडीएफसी बैंक क्या करता है, बाउंस का चार्ज लगाता है ए के ऊपर, एंड बी का बैंक बी के ऊपर भी लगाता है। तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक ने 300 के ऊपर जीएसटी लगाया, क्योंकि बैंक का तो ये बिजनेस है। देखो, बैंक क्या कर रहा है, 300 रुपया क्यों चार्ज कर रहा है? ये चेक को प्रोसेसिंग करने के लिए बैंक ने स्टाफ बिठाया है उधर। तो बैंक का जो कॉस्ट हो रहा है ना, वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तो रिकवर करेगा ना बैंक। तो बैंक इज चार्जिंग जीएसटी बिकॉज इट इज नॉर्मल बिजनेस ऑफ बैंक। अब ये समझो, चेक का अमाउंट था 10,000 प्लस 1,800। ओके, 11,800। अभी ए क्या करेगा, बी को क्या बोलेगा कि तुम लोग अब मुझे कितना रुपया देना, 11,800 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस चेक बाउंस करने का एक्स्ट्रा चार्ज होगा। ओके, आपने जो चेक बाउंस किया है ना, उसका भी चार्जेस लगेगा। अभी यहां पर 300 रुपया नहीं लेता, वो थोड़ा ज्यादा ही लेता है। क्यों ज्यादा लेगा? नहीं तो वो अगली बार वापस बाउंस करेगा। तो यहाँ पर उससे थोड़ा सा ज्यादा ही पैसा लिया जाता है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा ही होता है। सो अभी वो बोलेगा 12,300 रुपीज पे करना। कितना पे करना? 12,300। ठीक है। नाउ क्वेश्चन ओवर हियर इज वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन 500 और नॉट। इसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, ये डिस्कशन। बोलो, जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आया?
नहीं नहीं, 11,800 जो है ना, वो तो उसका पहले का आउटस्टैंडिंग है। ओके, मैं उससे और 500 रुपये लूंगा इस बार, चेक बाउंस हुआ है ना। नहीं, बेसिक प्लस जीएसटी ऐसा। बेसिक प्लस 18% जीएसटी। नहीं, हो भी सकता है, होगा तो हम लोग और 500 ऐड करेंगे। हर बार 500 500 ऐड करते जाएंगे फिर हम लोग। नहीं हुआ तो क्लियर हो जाएगा ना, फिर ऐड नहीं करेंगे हम लोग। हाँ, यस। ये जो ऊपर का 200 एक्स्ट्रा चार्ज किया ना हमने, उसको 300 के बजाय 500, वो 200 अपने पास ही रहेगा। हम लोग का बेसिकली प्रॉफिट ही है। ओके, बट सोचो इसके ऊपर जीएसटी आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि देखो हमने ये क्यों कमाया, या फिर हम लोगों ने क्यों लगाया उसको एक्स्ट्रा चार्ज, ताकि वो अगली बार थोड़ा सीरियस हो जाए। बोलो। ओके। चेक का अमाउंट वही 12,300 तो है ही। अभी तुम लोग अगर बोलोगे 500 पे जीएसटी आएगा, ओके, तो फिर चेक का अमाउंट होएगा 12,390। और अगर जीएसटी नहीं आएगा तो 12,300। अपने को वही डिस्कस करना है कि 500 पे जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा। क्या क्या? अरे ऐसा है, हिंट। तुम लोग को सोचना है कि अभी बोल दूंगा तो आंसर ही हो जाएगा पूरा। तो सोचो, एक ही लाइन का आंसर है। हाँ। क्या लग रहा है? नहीं आएगा, हाँ। ओके, तो किसको लग रहा है आएगा? किसको लग रहा है नहीं आएगा? मेजोरिटी को लग रहा है नहीं आएगा मतलब। ओके ओके, आंसर इज नहीं आएगा। ओके, नो जीएसटी इज एप्लीकेबल। ओके, इसका रीजन क्या देखो। ए नहीं चाहता था कि चेक बाउंस हो और वो 500 रुपया कमाए। ओके, इंटेंशन ऑफ ए, ओके, इंटेंशन ऑफ ए इज नॉट टू अर्न थ्रू पेनल्टी। ओके, पेनल्टी या चेक बाउंस के चार्ज से कमाने का उसका इंटेंशन नहीं है, तो इंटेंशन क्या है उसका? हाँ, इंटेंशन इज टू गेट चेक क्लियर। आ रहा है कुछ समझ में? एज मेन प्रॉफिट लाइज इन क्लियरेंस ऑफ चेक। एवरीवन क्लियर? सबको समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? देयर फोर इट इज नॉट अ कंसिडरेशन एंड नो जीएसटी इज एप्लीकेबल। समझा यहां तक? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल और इसमें दोनों में नोटिस अप्लाई था। इसमें भी जीएसटी तो नहीं लग रहा था, इसमें भी नहीं लग रहा है। नहीं, एग्जाम्पल वैसे अलग ही है। ओके, मतलब फर्स्ट वाले में तो काम हो रहा था, सेकेंड वाले में काम हो चुका है। अभी पेमेंट की बातें चालू है। फर्स्ट वाले में जो है ना, उसमें क्या था, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा था, अब तक तो मतलब स्टार्टिंग स्टेज था। पैसे की बात नहीं कर रहे थे, पैसे का बात अभी हम लोग कर रहे हैं। ओके, समझ में आ रहा है? चले आगे। ओके, नेक्स्ट। आज लेक्चर एक्सटेंड किया, 10 तक रहेगा। ठीक है, अकाउंट्स भी 10 से। नहीं नहीं, 10:30 से। ठीक है, सुनो। 10:30 नहीं, 10:15, फिर कितने जितने का ब्रेक रहता है उतना, एक्स्ट्रा मत लेना। तो सुनो सुनो। प्री पेमेंट ऑफ पेनल्टी।
प्रीपेमेंट पेनल्टी ऑन अर्ली रीपेमेंट ऑफ लोन। अब सुनो, समझो यहां पर मिस्टर ए, यहां पर HDFC बैंक, ओके, HDFC बैंक ने मिस्टर ए को लोन दिया था, ओके, और ए जो है उसको EMI पे करना था 5 साल तक, ओके, उसको EMI पे करने का था 5 साल तक, ओके, ये इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट था। अभी क्या हो रहा है, समझो ये 5 साल का टेन्योर है, ओके, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ओके, इधर खत्म होगा, ओके, लेकिन ये जो मिस्टर ए है वो बोलता है कि मेरे पास 3 साल में उतना अमाउंट आ चुका है कि मैं लोन को रीपे कर सकूं, ओके, तो मैं जो ऊपर का मतलब पीरियड है ये वाला, उसमें कोई इंटरेस्ट या EMI का पेमेंट नहीं करूंगा, जितना आउटस्टैंडिंग है, ओके, पूरा का पूरा मैं यहां पर रीपे कर दूंगा, ओके, तो यहां पर क्या कर रहा है वो रीपेमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, रीपेमेंट, ओके, ये पीरियड पे रीपेमेंट कर रहा है, आ रहा है कुछ समझ में, एवरीवन क्लियर? नाउ क्वेश्चन इज वेदर GST इज एप्लीकेबल ऑन पेनल्टी। देखो बैंक ना यहाँ पर पेनल्टी चार्ज करता है, किसके ऊपर पेनल्टी चार्ज करता है, ए के ऊपर। क्यों पेनल्टी चार्ज कर रहा है बैंक, क्योंकि इसने जल्दी पे किया, और जल्दी पे करने पे भी पेनल्टी रहता है, क्योंकि बैंक को लॉस होएगा, ओके, बैंक को नहीं तो 2 साल का इंटरेस्ट मिलने वाला था, लेकिन अभी बैंक को इंटरेस्ट मिल पाएगा क्या, नहीं मिल पाएगा, इसीलिए बैंक को लॉस हुआ इंटरेस्ट का, तो बैंक क्या करता है, पेनल्टी चार्ज करता है टू ए। नाउ क्वेश्चन इज वेदर GST इज एप्लीकेबल ऑन दिस प्री पेमेंट पेनल्टी चार्ज्ड। चलो क्या लग रहा है, सोच के बताओ। हाँ क्या लग रहा है, चलो किस किस को लग रहा है GST नहीं आएगा, ओके, GST आएगा वाले, ओके, आंसर इज GST आएगा। कितनों का राइट आया था, वापस हाथ ऊपर करो, ओके। अब इसका रीजन सिंपल है, जो इंडियन रेलवेज का हमने पढ़ा था सिमिलर सिचुएशन था, इंडियन रेलवेज में भी क्या हुआ था, ओके, समझो सीट खाली गई तो वो लॉस का कंपेंसेशन के लिए उसने क्या मांगा, कैंसिलेशन फीस। लेकिन अभी यहां पर भी वैसा ही कुछ हो रहा है कि बैंक को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो बैंक क्या बोलता है, इंटरेस्ट अगर मुझको नहीं मिल रहा है तो मैं क्या ले लेता हूँ आप लोगों से, पेनल्टी ले लेता हूँ, तो ये पेनल्टी पे भी GST आएगा, ओके, सेम एज सेकेंड। समझा यहां तक? देखो अच्छी बात है अपने लिए, बैंक के लिए नहीं। देखो बैंक नहीं चाहता था कि आप जल्दी पे करो, क्योंकि क्या होगा, आपने जल्दी पे कर दिया, अभी बैंक को नया कस्टमर ढूंढना पड़ेगा। अगर आपने जल्दी पैसा दिया तो बैंक को दूसरे किसी को लोन देना पड़ेगा ना, नहीं तो बैंक का रिकरिंग इनकम बंद हो जाएगा, ओके, तो बैंक को दूसरा कस्टमर ढूंढने के लिए 1 महीना लगा, तो 1 महीने का इंटरेस्ट आपसे नहीं मिला, तो आप लोगों के ऊपर क्या लगा दिया, पेनल्टी। आ रहा है समझ में? अच्छी बात है लेकिन बैंक के लिए अच्छा नहीं, ओके, और बैंक हमेशा क्या करता है, पहले इंटरेस्ट पे करता है, प्रिंसिपल का पेमेंट उनका इंटेंशन लास्ट में रहता है। कभी भी आप देखोगे ना, स्टार्टिंग में इंटरेस्ट बहुत हाई रहता है, क्योंकि प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग सबसे हाई रहता है,
ओके, फिर धीरे धीरे करके प्रिंसिपल कम होता है। ओके, अगर आपका पहला पेमेंट वो प्रिंसिपल के सामने लगाएगा ना, तो प्रिंसिपल बहुत कम बचेगा, तो इंटरेस्ट हर महीने कम हो जाएगा। हाँ समझ। चले आगे। एनी डाउट्स? हाँ, मतलब कुछ कुछ बैंक लेते हैं, बोलते हैं ना अपन, प्राइवेट सेक्टर बैंक तो लेते ही है। गवर्नमेंट में डिपेंड करता है, एसबीआई नहीं लेता है शायद। ओके, इन लोग का रहता है, क्योंकि मतलब बेसिकली कैसा रहता है, 4% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, और ये इन लोग का पेनल्टी का नॉर्मल क्लॉज रहता है, लेते हैं आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। जो रीपेमेंट शेड्यूल है उसमें चेक करेंगे कि आज आप भर रहे हो तो ये दिन पे कितना आउटस्टैंडिंग है, उसका 4% ऐसा कुछ। हो गया। यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, देखो, बैंक इज लूजिंग इंटरेस्ट, देयर फोर इट इंटेंड्स टू चार्ज पेनल्टी। तो यहाँ पर इंटेंशन है, देयर फोर जीएसटी इज एप्लीकेबल। आया समझ में? चलो नेक्स्ट पॉइंट। कैश रीपेमेंट 20,000 मैक्स। हाँ, डीटी में आएगा तुम लोग, है डीटी में। मतलब पहले का सेक्शन था 269 एस करके, अभी नया एक्ट का मालूम नहीं मुझे सेक्शन नंबर। नेक्स्ट, नोटिस पे रिकवरी। ओके, नोटिस पे रिकवरी ये क्या रहता है समझते हैं। समझो एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉई है। ओके, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला है कि अगर आपको जॉब छोड़ के जाना है तो आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। क्या सर्व करना पड़ेगा? नोटिस पीरियड। और ये नोटिस पीरियड मान के चलो 3 महीने का है, मतलब आपको जाना है तो 3 महीने पहले बताना पड़ेगा कि आप जा रहे हो, तो हम लोग आपके लिए रिप्लेसमेंट एक रेडी रखेंगे, कोई नया एम्प्लॉय हायर करेंगे। समझ में आ रहा है पॉइंट? अगर आप लोग ये नोटिस पीरियड कम सर्व करते हो, तो जितना नोटिस पीरियड कम सर्व किया उतने पीरियड का आपका सैलरी कट होगा। समझो इस बंदे ने बोला कि मैं 2 महीने का ही सर्व करूंगा, समझो ये 2 महीने का यहां तक आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या बोलता, मतलब ना एम्प्लॉयर क्या बोलता है, आपने 3 महीने की जगह पे 2 महीने का सर्व किया, सो एम्प्लॉई इज लाइबल टू पे हिज 1 मंथ सैलरी बैक टू एम्प्लॉयर एज अ पेनल्टी। 1 मंथ सैलरी एज अ पेनल्टी, पेनल्टी लगेगा एज गुड एज 1 मंथ सैलरी। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो एम्प्लॉय हैज टू पे, उसको कोई ऑप्शन नहीं है, पे करना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं कि 2 महीना हो गया छोड़ के निकल गया, ऐसा नहीं कर सकता। उससे क्या होता है मालूम है, नया एम्प्लॉयर क्या करता है, जूने एम्प्लॉयर को पहले फोन करता है, हाउ इज द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दिस एम्प्लॉई। ओके, ये एम्प्लॉय का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्या ये प्रॉपरली टाइम पे सब कुछ बता के जा रहा है आपको या फिर कुछ लोचा है। तो जूना एम्प्लॉयर क्या बोलेगा, इसने नोटिस पीरियड दिया नहीं है बराबर से, मतलब उसके बेसिस पे नया जॉब भी आपका चले जाएगा। ओके, या तो फिर आप क्या करो, प्रॉपरली उसको सेटल करके जाओ। सेटल करना मतलब 1 महीने का सैलरी दे दो उसको। पॉइंट समझ में आ रहा है? आपको 3 महीने का सर्व करना था, 2 महीना आपने सर्व किया, 2 महीने का सैलरी आपको मिल गया, ध्यान से सुनना, 2 महीने का सैलरी मिल गया, तो आपको 1 महीने का सैलरी उसको रिटर्न करना है। या तो ऐसा करने का, दूसरे महीने का सैलरी मत लो, 3 महीने का नोटिस पीरियड है, फर्स्ट मंथ काम किया पैसा मिला, दूसरे मंथ काम किया पैसा मत लो, इट इज एज गुड एज सेम कि आप लोगों ने पे किया। सबको समझ में आया? नाउ क्वेश्चन इज, जो अमाउंट एम्प्लॉयर को मिल रहा है इधर, ओके, जो अमाउंट एम्प्लॉयर को मिल रहा है एज अ पेनल्टी,
whether GST is applicable on this amount received as notice pay recovery in the hands of employer or not. ओके क्या लग रहा है? ओके किसको लग रहा है जीएसटी नहीं आएगा? नहीं आएगा वाले, नहीं आएगा। ओके जीएसटी आएगा। ओके आंसर इज जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि सिंपल चीज है, एम्प्लॉयर चाहता था क्या कि वो जल्दी चला जाए और मैं कमा लूं 1 महीने का उसका? क्यों नहीं चाह रहा था? देखो अगर ये जल्दी चला गया ना छोड़ के, तो नया एम्प्लॉय सीख नहीं पाएगा, और नया एम्प्लॉय नहीं सीखेगा तो काम मेरा खराब होगा। ओके तो एवरी एम्प्लॉयर विशेस कि उसका एम्प्लॉय कंप्लीट नोटिस पीरियड सर्व करे। ओके इंटेंशन ऑफ एम्प्लॉयर इज नॉट टू अर्न थ्रू दिस पेनल्टी। सिंपल आ रहा है क्या समझ में? सब हम लोग एग्जांपल्स कर रहे हैं उससे। इंटेंशन पे फोकस है, मैं कमाना चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं और कमाया तो आएगा, मैं नहीं चाहता और कमा लिया तो नहीं आएगा। आ रहा है समझ में? देखो इसके पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हमने देखे थे ना, अभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप रेलवेज के काम से उसको रेफर कर रहे होंगे या तो प्री पेमेंट ऑफ पेनल्टी से, बराबर ना? देखो इसमें क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट टूटा था। कॉन्ट्रैक्ट टूटा था तो फिर यहाँ पर एचडीएफसी को मॉनेटरी लॉस फेस होगा, तो वो मॉनेटरी लॉस को रिकवर कर रहा है। ओके लेकिन यहाँ पर इसको मॉनेटरी लॉस दिख नहीं रहा है, अमाउंट में असरटेन नहीं कर सकता उसको। ओके और यहाँ पर क्या हो रहा है, एचडीएफसी और ए के बीच में जो रिलेशन है, इट इज सप्लायर एंड रिसिपिएंट, कस्टमर और सेलर का रिलेशन है। लेकिन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेटेड पार्टी माना जाता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज है ये लोग। ओके और एम्प्लॉय जो है उसके काम से एम्प्लॉयर को फर्क पड़ेगा, दूसरा कोई बंदा उसको तुरंत शायद नहीं भी मिलेगा, लेकिन यहां पर एचडीएफसी को कस्टमर तुरंत मिल जाएगा। यूनिकनेस देखो काम में, मिस्टर ए, ओके मिस्टर ए को जो पैसा दिया था उसने रिटर्न कर दिया, अब वो दूसरे किसी को दे सकता है, 15 दिन में भी नया कस्टमर मिल सकता है, लेकिन 15 दिन में नया एम्प्लॉय नहीं मिलेगा उसको जो सेम लेवल ऑफ एक्सपर्टीज होगा। ओके तो दोनों में काम भले टूट रहा है, लेकिन यहां पर वो चाहता नहीं था कि टूटे। बराबर है, लेकिन देखो यहां पर पहली बात तो नोटिस पीरियड नहीं था, मैं उसको एचडीएफसी को सब बोल के नहीं बोल रहा था कि मैं 6 महीने बाद आपको पूरा पे कर दूंगा, तो आप मेरे को पेनल्टी मत लगाना। ओके लेकिन यहाँ पर प्री इंटीमेटेड नोटिस पीरियड है। ओके ये कस्टमर है, ये कस्टमर नहीं है। ओके तो ऐसा मतलब डिफरेंस है उसमें, दोनों ट्रांजेक्शन ही अलग है। ओके 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 गॉट इट। सुनो क्वेश्चन ये है कि नया एम्प्लॉय आएगा और जूना एम्प्लॉय इसको हैंड ओवर देगा, तो एम्प्लॉयर विल इनकर डबल कॉस्ट, एम्प्लॉयर विल इनकर डबल कॉस्ट, बराबर यही क्वेश्चन है। तो हाँ वो डबल कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, एम्प्लॉयर हैज टू इनकर। तो वो प्रॉफिट में भले ऐड भी करेगा बट जीएसटी उसके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर को बेसिकली डर ये है कि मेरा बिजनेस रुक जाएगा अगर ये प्रॉपर हैंडओवर नहीं हुआ, तो ट्रांजिशन नहीं हुआ तो बिजनेस रुकने का डर है। प्रॉफिट तो छोड़ दो, पर बिजनेस ही नहीं होगा अगर ये लोग हैंडओवर प्रॉपरली नहीं देते तो। ओके तो इन लोग वो लॉस बेयर करने को रेडी है, खाली उनको क्या है, बिजनेस होना चाहिए आगे। ओके सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है क्या नोटिस पे रिकवरी तक? ओके लास्ट एग्जांपल, अभी सब लोग राइट आंसर देने का।
पेनल्टी फॉर वायोलेशन ऑफ लॉ। देखो, समझो हम लोगों ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा, कभी तोड़ा है क्या? नहीं तोड़ा, तोड़ा। इधर तो टूटते ही है, अननेसेसरी सिग्नल बहुत है इधर, मतलब कोई नहीं है फिर भी सिग्नल है, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो सिग्नल ब्रेक किया, अभी पेनल्टी चलान लगता है, मालूम है आपको? तो चलान आ गया आपके मोबाइल नंबर पे, या आपके डैड के मोबाइल नंबर पे, ओके। अभी उसके ऊपर जीएसटी आएगा कि नहीं वो डिस्कशन है। अभी सोचो इंटेंशन क्या है उसके हिसाब से। गवर्नमेंट ने पेनल्टी कमाया, ओके, आपके ट्रैफिक के जो लॉ है वो आपने तोड़े, इसीलिए गवर्नमेंट ने पैसा कमाया। वेदर जीएसटी शुड अप्लाई और नॉट। ओके, रीजन भी चाहिए फिर। क्वेश्चन समझ में आया कि उधर? ओके, देखो आंसर इज नो जीएसटी, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहता था पेनल्टी कमाना। गवर्नमेंट उल्टा क्या चाहता था, पेनल्टी ना कमाए और आप लोग रूल्स फॉलो करो। समझ में आया क्या? बाकी का बात आफ्टर क्लास। ओके, तो ऑफिसर लोग मतलब जो रहते हैं ना पुलिस वाले, ओके, वो तो ठीक है, उसके ऊपर तो कुछ भी कमेंट्री नहीं कर, हाँ, उस पर जीएसटी आएगा ही नहीं कभी, ओके, गवर्नमेंट को समझेगा ही नहीं। चलो, पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, इट इज लेविड टू, इट इज लेविड टू कंप्लाई विद द लॉ। ओके, इंटेंशन इज नॉट टू ब्रेक द लॉ। सबको समझा है क्या यहाँ तक? बोलो एनी डाउट से? 6 का 6 पॉइंट रिवाइज करो फटाफट। पहला वाला क्या था, बोलो फटाफट। डिले इन कंप्लीशन। ओके, काम अगर लेट कंप्लीट हुआ, ओके, काम अगर लेट कंप्लीट हुआ तो उसके पेनल्टी पे जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि काम तो कंप्लीट हुआ था अल्टीमेटली। दूसरा, कैंसलेशन चार्जेस बाय रेलवेज। ओके, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, इसमें क्या हो रहा है, पेनल्टी इज लेविड टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ सप्लाई। ओके, जो इन लोगों ने सप्लाई सोचा था वो हो करके पेनल्टी था, नॉट टाइम पे हो, क्योंकि वो होगा तो टाइम पे ही होगा। उसके बाद चेक डिसऑनर चार्जेस। ओके, जो सप्लायर है वो नहीं चाहता था कि मैं चेक बाउंस के चार्ज से पैसा कमाऊं, वो चाहता था चेक क्लियर हो जाए। प्री पेमेंट ऑफ लोन, बैंक भी नहीं चाहता था कि पैसा जल्दी मिले, लेकिन जल्दी मिल रहा है तो फिर इंटरेस्ट उसका लूज हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर पेनल्टी आएगा, उस पर जीएसटी आएगा। नोटिस पे रिकवरी, एम्प्लॉयर इज नॉट विलिंग दैट एम्प्लॉय इज लीविंग विदाउट सर्विंग नोटिस पीरियड। ओके, तो नो जीएसटी एंड पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। सबको समझा यहाँ तक? एनी डाउट्स प्लीज आस्क। क्लियर है सब लोगों? चले आगे नेक्स्ट सर्कुलर पे। नेक्स्ट सर्कुलर, आज सब इंपॉर्टेंट सर्कुलर सिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग नहीं आए, तो जिन लोग आए उनका फायदा होना चाहिए। ओके, क्योंकि तुम लोगों ने सेक्रीफाइस किया ना, तुम लोग को मिलना चाहिए। चलो, सुनो अभी नेक्स्ट, टेनेंसी राइट्स।
टेनेंसी राइट्स अंडर पगड़ी सिस्टम। ओके, इसको पागड़ी भी बोलते हैं या पगड़ी, जो भी है। तो टेनेंसी राइट्स अंडर पगड़ी सिस्टम। अभी ये क्या रहता है टेनेंसी राइट्स, वो समझते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन क्या आया लोगों के दिमाग में वो हम लोग समझेंगे, और फिर गवर्नमेंट ने उसको कैसे आंसर किया। सुनो सुनो, समझो कि ये प्रॉपर्टी है, बात नहीं, समझो कि ये प्रॉपर्टी है। अगर ये प्रॉपर्टी हम लोग परचेज करने जाएंगे तो इसका जो प्राइस है, परचेज प्राइस, से इट इज 40 लाख रुपीज। ओके, परचेज प्राइस कितना है इसका, 40 लाख रुपीज। और अगर ये प्रॉपर्टी पे हम लोग भाड़े पर रहने जाएंगे, रेंट पे, समझो कि 8,000 रुपया पर मंथ रेंट है। ओके, 8,000 रुपया पर मंथ रेंट है इसका, ठीक है। अभी हम लोग के पास इतना बजट नहीं है कि हम लोग खरीद सके, और हम लोग को भाड़े पे भी नहीं जाना है। समझ में आ रहा है पॉइंट, हम लोग को खरीदना भी नहीं है क्योंकि इतना बजट नहीं है, और हम लोग को भाड़े पर भी नहीं जाना है क्योंकि फिर हर महीना, सॉरी, हर साल एक्सपेंडिचर बढ़ते रहेगा। ओके, और फिर हर 11 महीने में शिफ्ट करो वगैरह, वो सब नहीं चाहिए। तो हम लोग को क्या चाहिए, एक स्टेबल, मतलब स्टेबल टाइम पीरियड के लिए हम लोग को होना चाहिए वहीं पर, और खरीदना भी नहीं है। तो यहाँ पर एक थर्ड ऑप्शन निकल के आता है, दैट इज टेनेंसी राइट्स। ओके, हम लोग ये प्रॉपर्टी का क्या कर सकते हैं, टेनेंसी राइट्स परचेज कर सकते हैं, जो रफली अराउंड 10 लाख में आ जाएगा या उससे भी कम में आ जाएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट, हम लोगों ने क्या परचेज कर लिया, टेनेंसी राइट्स। अब टेनेंसी राइट्स खरीदने से क्या होता है वो समझते हैं। पहले तो हम लोग इधर एक लंबे पीरियड के लिए रह सकते हैं। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग रह सकते हैं यहाँ पर। दूसरा, हम लोग को रेंट पे करने का जरूरत नहीं है। ओके, या तो रेंट जो रहेगा वो बहुत मिनिमल लगेगा। मिनिमम मिनिमम मतलब कि खाली जो सोसाइटी का लाइट बिल आता रहेगा, ओके, उतना सा लगेगा। बाकी ऐसा नॉर्मल 8,000 जितना नहीं लगेगा, 1,000 2,000 जितना लगेगा। ओके, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट, ओके, हम लोग को एप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। एप्रिसिएशन, अभी प्रॉपर्टी का वैल्यू कैसे बढ़ते रहता है हमेशा, मालूम है, 10 साल में समझो डबल हो गया। तो ये टेनेंसी राइट्स का भी प्राइस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब आज अगर मैंने टेनेंसी राइट्स खरीदा 10 लाख में, 10 साल के बाद वो हो जाएगा 20 लाख। तो मैं 10 साल के बाद अगर किसको बेचना चाहूं तो मेरे को 20 लाख मिलेगा। देखो, अगर मैं रेंट पे रहता हूं ना, तो प्रॉपर्टी का जो वैल्यू एप्रिशिएट हो रहा है उसमें मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। वो सब किसको मिलेगा, लैंड ओनर को या तो लैंडलॉर्ड को। लेकिन यहाँ पर टेनेंट्स, जो टेनेंट्स होते हैं ना, उन लोग को मिलेगा। समझ में आ रहा है, एप्रिसिएशन। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। अच्छा, एक और प्लस वाला पॉइंट समझ लेते हैं, हम लोग सब लेटिंग कर सकते हैं। हम लोग सब लेटिंग कर सकते हैं, समझा पॉइंट। मतलब हम लोगों ने टेनेंसी राइट्स खरीदा, अभी हम लोग को नहीं रहना है, हम लोग भाड़े पर दे सकते हैं। याद है नायक पिक्चर देखा तुम लोगों ने, नायक पिक्चर, एक दिन का सीएम। उसमें मालूम है एक तुकाराम करके रहता, असी तुकाराम तो उसी बिल क्लिंटन का कुछ बोलता है। मतलब बेसिकली क्या होता है, वो तुकाराम को एक जगह अलॉट करने में आता है। तुकाराम बेसिकली एक झोपड़पट्टी का पर्सन रहता है। जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, एक झोपड़पट्टी में रहता है। ओके, गवर्नमेंट उसको एक घर देता है। ओके, और वो घर किसी को भाड़े पर चढ़ा देता है। ओके, और उधर कोई पंजाबी रहता है। ओके, तो अनिल कपूर उस मूवी में मतलब लीड एक्टर है। तो अनिल कपूर क्या करता है, एक दिन का सीएम बनता है, और फिर वो ऐसे सब फ्रॉड्स को बाहर निकालता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर किसी गरीब को घर दिया है तो ये फिर भी झोपड़पट्टी में जाके रहता है, और कमाने के लिए किसी को भाड़े पर चढ़ा दिया घर। ओके, तो वो क्या बोलता है कि हम लोग के पास काम धंधा नहीं है, इसीलिए भाड़े पर चढ़ा के कमाते। तो जैसा घर दिलाया वैसा कुछ काम धंधा भी दिला दो साहब, तो ऐसा बोलता। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर सबलेटिंग समझ में आ रहा है। उसने क्या किया, वहां पर वो रह सकता था बट उसने क्या कर दिया, सबलेट कर दिया। ओके, तो ये चार बेनिफिट्स है, ये चार बेनिफिट्स है। अभी कुछ ड्रॉबैक्स भी है इस सिस्टम के। अभी अगर समझो प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन मिल रहा है ना, एप्रिसिएशन,
समझो 10 लाख का हम लोगों ने टेनेंसी राइट खरीदा था, फ्यूचर में हो गया 20 लाख, तो यहां पर आपको प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 10 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन ये पूरा 10 लाख का प्रॉफिट टेनेंट का नहीं होता था। ये 10 लाख में से 50% प्रॉफिट कौन लेके जाएगा? लैंड ओनर। सबको समझ में आ रहा है? 50% प्रॉफिट टू लैंड ओनर। एवरीवन क्लियर? आ रहा है कुछ समझ में? बोलो कोई डाउट? ओके। दूसरा ड्रॉबैक ये, अगर आप लोगों ने सबलेट किया तो आप लोग को रेंट मिलेगा। समझो आप लोगों ने सबलेट किया आगे 10,000 रुपीज पर मंथ में। ओके। तो यहां पर गवर्नमेंट क्या बोलता है? गवर्नमेंट मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, जो एक्ट लिखा हुआ है। ओके, उसमें क्या लिखा हुआ है? इसका जो 50% है ना, 50%, ओके, वो किसको जाएगा? टू लैंड ओनर। एवरीवन क्लियर? मतलब भाड़े पर अपन दे रहे, लेकिन लैंड ओनर को उसमें से 50% जाएगा। मतलब देखो, हम लोग फ्यूचर में जब भी ये टेनेंसी राइट बेचेंगे ना, तब भी 50% प्रॉफिट का, सेलिंग प्राइस का नहीं, प्रॉफिट का किसको जाएगा? किसको जाएगा बोलो? लैंड ओनर को जाएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? और अगर हम लोगों ने भाड़े पर दिया तो भी किसको जाएगा? लैंड ओनर को। सबको समझा है पॉइंट? क्लियर है यहां तक? तो ये 2 ड्रॉबैक है और 4 बेनिफिट्स है। तुम लोगों के लिए मंगवाने का है? नहीं, सीरियसली पूछ रहा हूँ। नहीं, अलग से मंगवाता हूँ। नहीं, बोलो बोलो सच में। ब्रेक ले लेते 10 मिनट का, तुम लोग भी पी लो ना। नहीं सच्ची मस्ती में नहीं बोल रहा। ठीक है, मंगा। मतलब आएगा तो पियोगे ना तुम लोग, बाद में आएगा और फिर वेस्ट जाएगा, ऐसा मत करना। ओके, पक्का ना? कितना चाय कितना कॉफी? बोल दो, सच्ची में बोल रहा हूँ, सीरियसली। कॉफी वाले हाथ ऊपर कर दो फटाफट। नंबर नंबर गिन के दो मेरे को फटाफट। और चाय वाले? मैं अनरजिस्टर्ड हूँ। कब तक पढ़ना है? आ रहा है वो? और कोई पे नहीं करेगा? मैं पे किया। चलो। अरे इसमें क्या? चलो सुनो अभी।
हाँ, हम लोगों ने कुछ ड्रॉबैक्स भी देख लिया, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ओके, लैंड ओनर को ज़्यादा पैसा चाहिए। एक तो लैंड का एप्रिसिएशन भी लेके जा रहा है, ऊपर से बेचेंगे तो प्रॉफिट का 50% भी लेके जा रहा है, ओके, रेंट का 50 भी लेके जा रहा है, तो ऐसा है, ठीक है। अभी हम लोग को सीखना क्या है, देखो, अभी लोगों ने गवर्नमेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछे। पहला तो गवर्नमेंट क्या करता है, जो टेनेंसी राइट्स का ट्रांजेक्शन है, टेनेंसी राइट्स, ये ऑब्वियसली वही बिल्डिंग्स का मिलता है जो सीसी के बाद हो, आफ्टर सीसी वाली बिल्डिंग्स, आफ्टर सीसी, क्योंकि उसके बाद ही हम रहने जा सकते हैं। और टेनेंसी राइट्स मतलब रहने का राइट्स, ओके, एंड बिल्डिंग। और हम लोग बिल्डिंग में अगर रहने गए तो ऑब्वियसली सीसी आ चुका रहेगा, ओके। अब मेरे को बताओ, जो बिल्डिंग्स आफ्टर सीसी बिकती है, क्या उसके ऊपर जीएसटी आता है कि नहीं? नहीं आता है। हम लोगों ने सीखा था शेड्यूल 3 के अंदर, याद करो, ओके। तो यहां पर नो जीएसटी बिकॉज इट इज नॉट अ सप्लाई। आ रहा है समझ में? नॉट अ सप्लाई। अभी इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भी लगता है, ओके। अगर अपन घर खरीदने जाते हैं ना, तो स्टैम्प ड्यूटी भी लगता है, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन हो चाहे मतलब कंस्ट्रक्शन हो चुका हो। अभी टेनेंसी राइट्स, इसके ऊपर भी स्टैम्प ड्यूटी लगता है, इसके ऊपर भी क्या लगता है? स्टैम्प ड्यूटी। तो गवर्नमेंट को लोगों ने क्या सवाल किया, देखो सर, हम लोग ऐसे बिल्डिंग में रह रहे, मतलब या फिर ऐसे घर में रह रहे जिसका सीसी आ चुका है, और अगर हम खरीदने जाते तो हम लोग क्या भरते थे? स्टैम्प ड्यूटी भरते थे, ओके। और आपने इसको क्या बोला था? नॉट अ सप्लाई। तो अभी भी आप लोग क्या बोलो, ये जो टेनेंसी राइट्स का ट्रांजेक्शन है ना, इसको आप लोग क्या बोलो? नॉट अ सप्लाई। ऐसा लोगों ने गवर्नमेंट को पूछा कि देखो, ये ट्रांजेक्शन और वो ट्रांजेक्शन दोनों सिमिलर दिख रहा है ना, दोनों में सीसी आ चुका है, दोनों में स्टैम्प ड्यूटी है। तो लोगों ने गवर्नमेंट से क्या पूछा कि टेनेंसी राइट्स को क्या बोल दो आप लोग? नॉट अ सप्लाई। पर गवर्नमेंट ने क्या आंसर दिया, इसको हम लोग नॉट अ सप्लाई नेसेसिटी है उसके लिए तो बोल रहे हैं, बट मोर इंपॉर्टेंटली शेड्यूल 3 में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, ओके। शेड्यूल 3 में क्लियरली एंट्री नंबर 5 में मेंशन्ड है। लेकिन क्या किधर शेड्यूल 3 में टेनेंसी राइट्स के बारे में अपन ने पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा, ओके। एक सेकंड, ओके। टेनेंसी राइट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं किधर। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है चाहे, ओके। तो टेनेंसी राइट्स के बारे में हम लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं, ओके। देयरफॉर दिस ट्रांजैक्शन वुड बी कॉल्ड एज सप्लाई। सबको लॉजिकली समझ में, ओके। और ये शेड्यूल 2 के हिसाब से सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। आया समझ में? देखो, गवर्नमेंट को लोगों ने क्या पूछा, वापस से एक बार, टेनेंसी राइट्स को तुम लोग नॉट अ सप्लाई बोलो, ऐसा गवर्नमेंट को लोगों ने पूछा, क्योंकि इधर भी सीसी के बाद जा रहा है और यहां पर भी स्टैम्प ड्यूटी है। पर गवर्नमेंट ने लोगों को क्या आंसर किया, हम लोग बिल्डिंग को नॉट अ सप्लाई क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वो शेड्यूल 3 में लिखा था। लेकिन टेनेंसी राइट्स के बारे में शेड्यूल 3 में लिखा है क्या? नहीं लिखा है, ओके। देयरफॉर टेनेंसी राइट्स अगर कोई बेचेगा तो उसको क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा, और वो भी किसका? सर्विस का सप्लाई माना जाएगा। सबको समझा यहां तक? ओके। अब देखो, फिर लोगों ने गवर्नमेंट को पूछा कि व्हाट इज द टैक्सेबिलिटी, ओके। इसका टैक्सेबिलिटी क्या होगा, वो भी बता दो अब। तो गवर्नमेंट ने उसका टैक्सेबिलिटी भी डिस्कस किया, ओके। अब देखो इसका टैक्सेबिलिटी क्या है। अभी यहां पर तीन पार्टी पकड़ के चलते, ओके। लैंडलॉर्ड, टेनेंट 1 एंड टेनेंट 2, ओके। लैंडलॉर्ड ने सबसे पहले क्या किया, टेनेंट 1 को टेनेंसी राइट्स बेचा। क्या बेचा इसको? टेनेंसी राइट्स। और टेनेंट 1 यहां पर 10 साल रुकेगा और बाद में फिर ये आगे बेचेगा, या तो वापस से लैंडलॉर्ड को सरेंडर कर देगा, उसको बोलते हैं सरेंडरिंग ऑफ टेनेंसी राइट्स। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो सेल ऑफ टेनेंसी राइट्स भी होता है और सरेंडरिंग भी होता है। सरेंडर होना मतलब
लैंडलॉर्ड को ही वापस से रिटर्न करना। अब देखो, फॉर रेसिडेंशियल पर्पस गवर्नमेंट ने कुछ क्लैरिफाई किया, अगर लैंडलॉर्ड टेनेंसी राइट्स बेच रहा है, ओके, इसको टेनेंट वन को, कौन से जगह का, रेसिडेंशियल जगह का, रेसिडेंशियल जगह मतलब रहने वाला जो घर रहता है उसका, तो यहां पर गवर्नमेंट सेज देयर विल बी नो जीएसटी बिकॉज इट वुड बी एग्जेम्प्ट सप्लाई, क्योंकि फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर इज नेसेसिटी, बराबर है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, समझा यहां तक, ओके। लेकिन अगर समझो कोई दुकान का टेनेंसी राइट्स दे रहा है, दुकान का या तो ऑफिस का या तो वेयर हाउस का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कमर्शियल, दैट इज फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टी, और ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट, कमर्शियल प्रॉपर्टी रहेगा तो टैक्सेबल, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रहेगा तो एग्जेम्प्ट, यहां तक समझा, और ये लैंडलॉर्ड के एंगल से। अभी टेनेंट वन को गवर्नमेंट ने क्या बोला, देखो तुम यहां पर रह रहे थे, ओके, और फिर अगर तुम लोग प्रॉपर्टी बेचोगे, मतलब टेनेंसी राइट्स बेचोगे, तो वेदर इट इज फॉर रेसिडेंशियल पर्पस और इट इज फॉर कमर्शियल पर्पस, ओके, वेदर इट इज फॉर रेसिडेंशियल पर्पस और इट इज फॉर कमर्शियल पर्पस, ओके, दोनों केसेस में उसको क्या माना जाएगा, टैक्सेबल, दोनों केसेस में टैक्सेबल। एंड जिधर भी हम टैक्सेबल बोल रहे हैं उधर जीएसटी कब आएगा मालूम है, जब टर्नओवर 20 लाख के ऊपर होगा, ओके, ये तो हम लोगों ने पहले ही देखा था, सभी को जीएसटी नहीं भरना है, किसको भरना है, जिसका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है, क्लियर है पॉइंट। चलो यहां तक समझा, सबलेटिंग नहीं, ये टेनेंसी राइट्स को सेल कर रहे हैं हम लोग, हाँ, या तो लैंडलॉर्ड बेच रहा है तो हम बेच रहे, तो यहां पर सेल ऑफ टेनेंसी राइट्स का ट्रांजेक्शन हो रहा है, ओके, यहां पर भी सेम, क्लियर है। अभी ये जो अमाउंट मिलता है ना टेनेंसी राइट्स बेच के, समझो लैंडलॉर्ड ने टेनेंसी राइट्स बेचा, ओके, 10 लाख रुपए का प्राइस पे बेचा, टेनेंट वन ने टेनेंट टू को बेचा 20 लाख में, ओके, तो ये 10 लाख के ऊपर जीएसटी आएगा कि नहीं, किस पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी के ऊपर, रेसिडेंशियल रहेगा तो नहीं आएगा, कमर्शियल रहेगा तो आएगा, और अगर टेनेंट वन बेच रहा है, ओके, तो फिर हम लोग टाइप ऑफ प्रॉपर्टी चेक नहीं करेंगे, सिंपली जीएसटी ऐड करेंगे, ओके, और ये टेनेंट टू जो है या तो लैंडलॉर्ड जो भी रहेगा दे विल पे जीएसटी टू T1 एंड T1 विल डिपॉजिट इट टू गवर्नमेंट, सबको समझा, आया समझ में, ओके। अभी प्रॉफिट शेयरिंग जो होता है, ओके, उस पे जीएसटी आएगा कि नहीं वो समझ लेते, कितना प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होता है, समझो T1 इज सेलिंग टेनेंसी राइट्स टू लैंडलॉर्ड, उसी को दे रहा है, उसका ही टेनेंसी राइट्स उसी को बेच रहा है 10 साल बाद, तो ऑब्वियसली मार्केट प्राइस पे बेचेगा, कॉस्ट पे नहीं बेचेगा, अगर वो बोलेगा कि नहीं मैं क्यों मार्केट प्राइस दूं, तो वो मार्केट में बेच देगा फिर, ओके। तो यहां पर कितना रुपया मिलना चाहिए, 20 lakhs प्लस जीएसटी, 23,60,000, कितना प्रॉफिट हुआ है टेनेंट को, प्रॉफिट कितना हुआ टेनेंट को, 10 लाख का टेनेंसी राइट्स खरीदा, हाँ ठीक है, हाँ, ओके, 10 लाख का टेनेंसी राइट्स था, 20 लाख में बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, 10 लाख, प्रॉफिट का कितना परसेंट देना पड़ता है, 50%, तो यहां पर 50% इज 5 लाख रुपीज, सो 5 लाख रुपीज रिड्यूस हो जाएगा, ओके, और नेट टेनेंट ये जो लैंडलॉर्ड है वो कितना रुपया देगा उसको, 18,60,000, सबको समझा पॉइंट, मतलब जीएसटी तो कितने पे आया, 20 लाख पे आया, 3.6 लाख का आया, समझ में यहां तक, क्लियर है। नेक्स्ट सर्कुलर,
नहीं, महाराष्ट्र में बंद हो गया अभी, बैन है अभी। जूने प्रॉपर्टीज जो थे ना, जूने प्रॉपर्टीज, ओके, उनके उनके ऊपर है टेनेंसी राइट्स, लेकिन न्यू प्रॉपर्टीज के ऊपर अभी टेनेंसी राइट्स बंद कर दिया है लोगों ने, क्योंकि ये थोड़ा इलीगल जैसा होने लगा था फिर। ओके, चलो नेक्स्ट सर्कुलर। लेक्चर लेक्चर एक्सटेंड किया था। कौन कौन आया अभी? कॉलेज था? फिर क्यों छुट्टी मारा? क्या क्या? राखी बना रहे थे इतना सुबह? अरे बाप रे। अरे थैंक यू सो मच। चलो, लेक्चर नहीं, चाय मिस किया। चाय मिस किया। चाय पार्टी था सब लोग के लिए। चाय कॉफी। नेक्स्ट टाइम। अभी नेक्स्ट टाइम भी देना पड़ेगा। नहीं, देखते हैं ऐसा कुछ स्पेशल मोमेंट पे कर दे। मतलब अभी कभी अगली बार लेक्चर समझो 8 घंटे का हुआ तो करेंगे। रहेगा मेरा 8 घंटे। नहीं, मेरा अकेले का 8 घंटे का। नहीं नहीं, होगा होगा। ऐसा नहीं, होगा ही होगा। डेफिनेटली होने वाला है। तो अभी 2-2 घंटे का हो रहा है, 1.5-2 घंटे का। बाद में 8 घंटे का भी होगा। ओके। तभी मैं सच में चाय दूंगा सब लोग। चलो। क्या क्या? हाँ 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 हाँ। चलो, बाकी का पास होने के बाद। क्या नंबर चालू था? नहीं नहीं, पास होने के बाद खाने पीने का पार्टी। चलो, 7 नंबर। माउंटिंग ऑफ बस बॉडीज ऑन चेजिस। ओके, इसको चेजी बोलते हैं। माउंटिंग ऑफ बस बॉडी ऑन चेजी। ओके, ये क्या रहता है देखो। अभी समझो कि बस बॉडी है, मतलब जो सीट वगैरह रहता है ना, वो वाला एरिया। और ये जो है वो इंजन है। ओके, इंजन और जो नीचे का एरिया रहेगा। अभी समझो कि बस बॉडी जो है ना, वो एबीसी लिमिटेड ने सेल किया। ओके। और ये जो चेजी है नीचे का पार्ट, वो पीक्यूआर लिमिटेड ने सेल किया। ठीक है, हम लोग को सेल किया एबीसी ने और पीक्यूआर ने। बराबर। अभी क्या हो रहा है? अभी हम लोग किसी और पर्सन के पास गए, XYZ के पास गए, और उसको हम लोगों ने क्या बोला, आप इन दोनों पार्ट्स को जोड़ के दो, मतलब वेल्डिंग करके दो, जिसको प्रॉपर इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? माउंटिंग। समझ में आ रहा है माउंटिंग का मतलब? माउंटिंग मतलब वेल्डिंग करना। ओके, दोनों पार्ट को ज्वाइन करके देना, इसको बोलते हैं माउंटिंग। क्लियर है पॉइंट? ओके। अब यहां पर जो XYZ अपने को माउंटिंग करके दे रहा है, उसको क्या कहा जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स की सर्विस, वो सोचो। सर्विस। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? तो इतना ही सर्कुलर है। ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन अगर मान के चलो कि एबीसी को हम लोगों ने कहा कि आप एक काम करो, आप लोग बस बॉडी तो बेच रहे हो, उसके साथ माउंटिंग भी करके दे दो। ओके, बस बॉडी तो बेचो, साथ में माउंटिंग भी करके हम लोग को दे दो, तो हम लोग को थर्ड पर्सन के पास जाने का जरूरत ही ना पड़े। तो क्या माना जाएगा? तो फिर गुड्स माना जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल सप्लाई क्या चीज का है? गुड्स का है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, इफ माउंटिंग इज डन बाय, इफ माउंटिंग इज डन बाय बस बॉडी सेलर, ओके, बस बॉडी सेलर, देन इट वुड बी ट्रीटेड एज गुड्स। ओके, लेकिन अगर थर्ड पर्सन माउंटिंग करके दे रहा है, थर्ड पर्सन, तो फिर हम लोग उसको क्या मानेंगे? सर्विस मानेंगे। एवरीवन क्लियर? समझा यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट सर्कुलर।
बस बॉडी बोला है, लेकिन हम लोग कोई भी मोटर व्हीकल में यूज कर सकते हैं। यस। हाँ। हाँ, तो भी गुड सी है। भले उसको आपने ज्वाइन करके दिया, तो ज्वाइनिंग चेजी एंड बस बॉडी, इट वुड बी कंपोजिट सप्लाई। मतलब एक्चुअली में ज्वाइनिंग का काम ही सर्विस देना, लेकिन जब आप प्रिंसिपली गुड्स बेच रहे हो तो वो सर्विस के पार्ट को इग्नोर कर देंगे वो लोग। आ रहा है समझ में? ओके। नेक्स्ट सर्कुलर। आर्टिस्ट टू आर्ट गैलरी हो गया क्या अपना? नहीं हुआ ना? ओके। समझो कोई आर्टिस्ट है। समझो यहाँ पर एक आर्टिस्ट, इसने यहाँ पर गैलरी में, क्योंकि गैलरी में कुछ पेंटिंग्स भेजी अपनी। ओके, सेंट पेंटिंग्स। अभी गैलरी क्या करता है, गैलरी उसका जो एग्जीबिशन रहता है ना, मतलब गैलरी का पूरा लोकेशन। ओके, इधर ये पेंटिंग्स को लगाता है ऐसा। ओके, और इधर बायर्स जो रहता है, मतलब जो एग्जीबिशन देखने आए, ओके, वो लोग इसको देखेंगे, उसको पसंद करेंगे। ओके, यहाँ पर प्राइजेस लिखा रहता है उसका। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आर्टिस्ट इज सेंडिंग पेंटिंग टू गैलरी, और गैलरी क्या करेगा, उसको एग्जीबिशन में लगाएगा। समझा पॉइंट? नाउ क्वेश्चन ओवर हियर इज, आर्टिस्ट ने ये जो पेंटिंग्स भेजी, ओके, इसको हम लोग गुड्स मानेंगे, सॉरी, इसको हम लोग सप्लाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे? देखो, सप्लाई मानने के लिए क्या चाहिए, कंसीडरेशन एंड बिजनेस। अभी आर्टिस्ट ने जब पेंटिंग भेजा, ओके, वो पॉइंट पे उसको हम लोग कंसीडरेशन मिलने वाला ही है ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि गैलरी कोई गारंटी नहीं लेता है। अपना गैलरी क्या बोलता है, अगर पेंटिंग नहीं बिका तो वापस कर देंगे, पेंटिंग बिका तो ठीक है। मतलब यहां पर कंसीडरेशन इज नॉट देयर एट दिस पॉइंट। ओके, तो यहां पर कंसीडरेशन कब आएगा? हाँ, जब कोई बायर उस पेंटिंग को सिलेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो यहां पर आर्टिस्ट, ओके, सेंडिंग द पेंटिंग टू गैलरी, ओके, इज नॉट अ सप्लाई, इज नॉट अ सप्लाई। समझ में आ रहा है पॉइंट? इसको सप्लाई नहीं कहा जाएगा। सप्लाई कब माना जाएगा? ओके, सप्लाई विल बी ट्रीटेड व्हेन, बोलो फटाफट। बायर सिलेक्ट्स द पेंटिंग। एवरीवन क्लियर? बायर सिलेक्ट्स द पेंटिंग। सबको समझा यहां तक? क्लियर है क्या? एनी डाउट प्लीज आस्क। समझा है पॉइंट? जूने लेक्चर कितने बाकी रह गए? 4 5? कितने बाकी है? देखा नहीं वो भी? बाकी लेक्चर देखना ही बाकी है? तो कब देखोगे? आज आज हो जाएगा सब? नोट्स भी कंप्लीट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर चेक करो। ठीक है। और क्या क्या? प्रिंट भी निकाल सकते हैं, हाँ। हाँ। हाँ, नहीं नहीं, अगर गैलरी में पेंटिंग बिका तो सप्लायर आर्टिस्ट होगा। हाँ, गैलरी को कमीशन मिलेगा, या तो एग्जीबिशन में डिस्प्ले करने का चार्ज मिलेगा। दैट विल ऑलवेज बी सप्लाई इररिस्पेक्टिव ऑफ पेंटिंग सोल्ड और नॉट। ओके। उस पे तो लगेगा ही, यस, एग्जीबिशन चार्ज पे हमेशा लगेगा। हाँ, ये पेंटिंग पे कब लगेगा, जब बायर इस पेंटिंग को सिलेक्ट करेगा। समझा पॉइंट्स? हाँ, नहीं, सिलेक्ट किया मतलब परचेज ही करेगा ना। पेंटिंग, पेंटिंग मतलब ऐसे डिबेटेबल है, नॉर्मली इट इज गुड्स। ओके, लेकिन अगर समझो मैंने आपको आपके लिए स्पेशल पेंटिंग बनाया, ओके, देन इट विल बी सर्विस। समझो स्केच बनाया तो सर्विस,
लेकिन अगर एक नॉर्मल पेंटिंग बनाया वो हम लोग ऐसे बेच सकते हैं, मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन में बेच रहे हैं, तो गुड्स। ओके। इनवॉइस आर्टिस्ट बनाएगा। अगर गैलरी पेंटिंग बेचेगा तो इनवॉइस विल बी जनरेटेड बाय आर्टिस्ट। बराबर है। हाँ। आफ्टर reducing आईटीसी ऑन एग्जीबिशन चार्जेस। देखो ये आर्टिस्ट के लिए सेल्स क्या हो गया, पेंटिंग, और खर्चा क्या हो गया, एग्जीबिशन का चार्ज। तो एग्जीबिशन के चार्ज का आईटीसी माइनस कर देगा। ओके, नेट ऑफ करके पे करेगा। आया पॉइंट समझ में, क्लियर है क्या? हाँ। बराबर। हाँ, वो पेंटिंग मतलब गुड्स या सर्विस जो भी। हाँ। कौन सा टैक्स, जीएसटी की इनकम टैक्स? वो भरना पड़ेगा। तो एक ही ट्रांजेक्शन पे जीएसटी भी लगता है, इनकम टैक्स भी लगता है, पर इनकम टैक्स साल के एंड पे लगता है। ओके, लेकिन जीएसटी सेल होने के टाइम पे लगता है। ओके। यस। चले आगे। नेक्स्ट। ओके, टैक्सेबिलिटी ऑफ इसॉप। सुनो अभी, टैक्सेबिलिटी ऑफ इसॉप हम लोग सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर गूगल इंडिया है। ओके, और यहाँ पर गूगल यूएस है। ओके, यहाँ पर गूगल इंडिया का एक एम्प्लॉय है। ठीक है, गूगल इंडिया का एक एम्प्लॉय, अभी वो गूगल इंडिया में 10 साल से काम कर रहा है। ओके, 10 साल से ये जॉब कर रहा है। अभी गूगल इंडिया इसको देना चाहता है इसॉप। इसॉप समझ में आता है? इसॉप नहीं मालूम तुम लोगों को? मालूम है? बताओ क्या फुल फॉर्म, मीनिंग बताओ जल्दी। हाँ। वेरी गुड। ओके, तो अगर समझो कि कोई एम्प्लॉय जॉब कर रहा है और उस कंपनी का शेयर वो खुद भी खरीदना चाहता है, बेसिकली कंपनी उसको देना चाहता है एट लेसर प्राइस देन मार्केट प्राइस, उसको बोलते हैं इसॉप। ओके, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो यहाँ पर समझो मार्केट में वो प्राइस ट्रेड कर रहा है 1000 रुपये पे, वो शेयर ट्रेड कर रहा है, और इसको देना चाहती है कंपनी एट 600। तो 400 का कंपनी को लॉस होएगा, बट कंपनी इज रेडी टू बेयर दैट लॉस, क्योंकि वो बेचारा इधर इतना साल से काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये गूगल इंडिया उसको क्या देना चाहती है, शेयर देना चाहती है। लेकिन गूगल इंडिया तो इंडिया में लिस्टेड ही नहीं है, तो शेयर्स कैसे दे पाएगी? शेयर दे नहीं पाएगी ना उसको। समझ में आ रहा है पॉइंट? अब शेयर्स अगर गूगल इंडिया नहीं दे पाएगा तो कौन देगा? गूगल यूएस देगा। आ रहा है क्या समझ में? क्यों गूगल यूएस देगा? क्योंकि यूएस में तो लिस्टेड है गूगल, लेकिन गूगल यूएस क्या बोलता है, ये हम लोग का खर्चा नहीं है। देखो जो एमएनसीज होती है ना, वो एकदम बोलते हैं ना अप टू डेट रहती है विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट। ये कॉस्ट किसका है वो लोग प्रॉपरली असरटेन करते। अभी गूगल यूएस एंड गूगल इंडिया, तो अगर इसॉप दिया गया तो ये कॉस्ट किसका होगा? गूगल इंडिया का कॉस्ट होगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो समझो कि 1000 रुपए का शेयर है। ओके। ओके, 1000 रुपीज का शेयर है यूएस में, कंपनी इसको देना चाहती है 600 रुपए में। कितने में देना चाहती है? 600 में देना चाहते हैं। तो लॉस कितने का होगा? 400 का लॉस होगा। समझो कि 800 शेयर्स देने एग्जाम्पल, तो टोटल कितना लॉस होएगा इन लोग को? 3,20,000। तो यहां पर गूगल यूएस जो है ना, वो गूगल इंडिया से कितना रुपया मांग लेती? 3,20,000। आया समझ में? अभी इंडिया के बाहर पेमेंट हुआ, तो जब भी इंडिया के बाहर पेमेंट होता है ना, तभी एक चीज दिमाग में आता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। देखो इंडिया के बाहर पेमेंट हुआ मतलब हमने कुछ लिया रहेगा तब जाके पेमेंट किया ना बाहर।
तो यहां पर गूगल इंडिया ने गूगल यूएस को पेमेंट किया 3,20,000, बट गवर्नमेंट सेस इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, बिकॉज ये जो 320 है ना, ओके, ये किसके लिए है? इसॉप के लिए। एंड इसॉप इज नथिंग बट शेयर्स, एंड शेयर्स आर आउटसाइड द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, गुड्स के बाहर है। ओके, तो यहां पर 3,20,000 के ऊपर देर इज नो जीएसटी। ओके, इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे जनरली हम लोग क्या पे करते हैं? आरसीएम में पे करते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बट यहां पर पे नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है पॉइंट? लेकिन गूगल यूएस भी बहुत छाना है। गूगल यूएस क्या बोलता है देखो, हम लोग को 320 से काम नहीं चलेगा, हम लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। क्यों एक्स्ट्रा पैसा चाहिए? क्योंकि हो सकता है गूगल यूएस ने उधर भी एक्स्ट्रा कुछ कॉस्ट इनकर किया रहेगा, जैसे सीएस, मालूम है? सीएस कंपनी सेक्रेटरी। ओके, तो इंडिया में अगर शेयर लिस्ट होता है या फिर किसी को शेयर देते, तो कंपनी सेक्रेटरी को सब डिटेल्स चाहिए रहता है। ओके, और एमसीए करके वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उस पर सब अपलोड करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर गूगल यूएस, गूगल के लॉ के हिसाब से उसने किसी को अपॉइंट किया और खर्चा इनकर किया फॉर प्रोवाइडिंग शेयर्स टू दिस इंडियन पर्सन, एम्प्लॉय। तो उसका चार्जेस हुआ समझो 30,000। सो 30,000 क्या है? एडिशनल चार्ज है, एडिशनल चार्जेस। किस चीज के लिए? फॉर इट मे बी डॉक्यूमेंटेशन, ओके, इट मे बी फॉर लीगल कंप्लायंस एंड सो ऑन। तो यहां पर गवर्नमेंट क्या बोलती है? 320 के ऊपर देयर विल बी नो जीएसटी, क्योंकि ये शेयर्स है और ये गुड्स के डेफिनेशन के बाहर है। लेकिन ये जो 30,000 है ना, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। ओके, उस पर किसको भरना पड़ेगा जीएसटी? गूगल इंडिया को भरना पड़ेगा अंडर आरसीएम। ओके, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एवरीवन क्लियर? बोलो, एनी डाउट प्लीज आस्क। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट्स बोलो। हाँ, चार्जेस लगेंगे ना, लगेंगे उसके ऊपर तो जीएसटी आएगा, इंडियन एंटिटी इनकर करेगा तो। ठीक है, बोलो कोई डाउट और? समझा? दो सर्कुलर हुआ। क्या क्या? इंडिया में हो रहा है तो 30,000 पे तो आएगा ही जीएसटी। इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे, अगर इंडिया में ही एंटिटी है, इंडिया में ही दे रहा है, तो नॉर्मल 30,000 के ऊपर आएगा। 3,20,000 पे तो एनी विच वेस्ट नहीं आएगा, इंडिया के बाहर पे करो या इंडिया में पे करो। क्लियर है? बोलो कोई डाउट्स? सबको समझ में आ गया? चलो आज के लिए इतना ही।